वहां तक कर लिया था, ओरल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन तक कर लिया था, ठीक है। अब डील करते हैं अगला पार्ट जो कि है मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, और हो सकता है इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच भी आज कर लें हम लोग, ठीक है। तो मोनोलॉग की बात करते हैं। तो सबने डायलॉग तो सुना ही होगा, क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा होता है, ठीक है, दो लोग के बीच में बात हो रही होती है, दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में। लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है कि सिंगल स्पीकर होता है, उसमें सिर्फ एक आदमी बोलता है, ठीक है। ये भी ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, रिटन नहीं होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, और उसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो बोल रहा होता है, ठीक। वहां पे क्योंकि ये मोनोलॉग है तो यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्पीकर होता है ना उसकी मोनोपोली होती है, वो किसी और को मौका ही नहीं देता, वो अकेले बोलता है पूरा टाइम, ठीक है। सो ओरल कम्युनिकेशन which is conveyed by one person, or it may also be a one-sided conversation, ठीक है। So monologue is basically a oral communication which is conveyed by one person, or it may also be a long one-sided conversation. ग्रीक ओरिजिन ऑफ द वर्ड मीन्स स्पीकिंग अलोन, ठीक है। तो मोनोलॉग जो है इसका ये ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है, इस वर्ड का, जिसका मतलब होता है स्पीकिंग अलोन। तो इन द सेंस व्हेन वन पर्सन डज ऑल द टॉकिंग, तो यहाँ पे एक ही आदमी होता है जो पूरा टाइम बोलता है, पूरा टाइम he does all the talking. So it can be said that when a person monopolizes any conversation because of his or her ideas and knowledge, or for any other reason which puts him or her in a privileged position of making others listen to him or her, then it is a monologue. अब मोनोलॉग की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, स्पेशलिटी ये है कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, ठीक है, वो कोई एक प्रिविलेज पोजीशन पे होगा, मतलब उसकी कोई एक पोस्ट, कोई पोजीशन होगी, कोई डिजिग्नेशन होगा जिसकी वजह से बाकी लोग उसे सुनेंगे। अब सपोज अगर आप रोड पे जा रहे हो, वहां पे कोई बेगर मिल जाता है आपको, कोई भिखारी होता है वहां पे, ठीक, वो अगर वहां पे कोई मोनोलॉग करेगा तो क्या सुनेंगे आप लोग बैठ के? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यहीं पे कहीं अगर आपको रास्ते में कहीं टाटा बिरला अंबानी मिल जाते हैं और वो किसी टॉपिक पे मोनोलॉग कर रहे होंगे, ठीक, तो आप जरूर रुक के सुनोगे उनकी बात, ठीक है। तो जो भी मोनोलॉग करता है, ठीक है, वो प्रिविलेज्ड पोजीशन में होगा, ठीक है। अब सपोज आप कॉलेज में ही जा रहे हो, ठीक, वहां पे अगर आपका कोई स्टूडेंट है, आपके क्लासमेट है कोई, है ना, वही अगर मान लीजिए मोनोलॉग कर रहा है, किसी टॉपिक पे कुछ बोल रहा है, तो लोग नहीं सुनेंगे पूरी तरह। लेकिन अगर वहीं अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या कोई टीचर आके कोई बात करती है, मोनोलॉग करती है, तो सब लोग सुनेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो भी मोनोलॉग करता है वो एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पे होता है, तभी उससे लोग सुनते हैं, ठीक है। अब मोनोलॉग की अगर हमने बात करी है तो मोनोलॉग से ही रिलेटेड एक वर्ड है सॉलिलोकी, ठीक है। अगर आपने शेक्सपियर पढ़ा होगा कभी, विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर कभी पढ़ा होगा, तो उनकी सॉलिलोकीज बहुत फेमस हैं, स्पेशली जो हैमलेट उनका प्ले था, अगर हैमलेट का नाम सुना होगा आपने, हैमलेट के ऊपर इनफैक्ट एक मूवी भी बनी थी शाहिद करके, ठीक। तो उसमें जो है सॉलिलोकीज में भी अपने आप से आदमी बात करता है, ठीक है। मोनोलॉग में क्या है कि सिंगल पर्सन होता है जो बोलता है, लेकिन जो वो बोलता है वो एक ऑडियंस के लिए बोलता है। लेकिन जो सॉलिलोकी होती है उसमें भी एक ही आदमी बोलता है, वो भी तेज तेज बोलता है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि वो अपने आप से तेज तेज बात कर रहा है, ठीक है। मोनोलॉग में वो बाकी जनता के लिए बात कर रहा है, लेकिन सॉलिलोकी में वो अपने आप से ही तेज तेज बात कर रहा है। अगर आपने कभी कोई स्टेज पे कभी कोई ड्रामा देखा होगा थिएटर वगैरह में, है ना, तो उसमें सॉलिलोकी अक्सर होती है कि जो है कैरेक्टर जो होता है, जो एक्टर होते हैं, वो अपने आप से जो है बात करते रहते हैं तेज तेज, सो दैट इज सॉलिलोकी। अब अगर मोनोलॉग की हमने बात करी है तो अब डायलॉग पे आते हैं, ठीक है। तो डायलॉग जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, डायलॉग दो, ठीक है। तो ये बेसिकली टू वे कॉन्वर्सेशन होता है लोगों के बीच में, ठीक। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों इन्वॉल्व होती है, ठीक, और इसमें सभी लोग बराबरी से पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मोनोलॉग में था, वहां पे एक सिंगल स्पीकर था, उसी की मोनोपोली थी, लेकिन डायलॉग में ऐसा नहीं होता है। जितने लोग भी होते हैं, डायलॉग दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में होता है, ठीक, कम से कम वो लोग होते हैं, मिनिमम 2 people आर रिक्वायर्ड फॉर एनी डायलॉग टू टेक प्लेस।
और इसमें फीडबैक भी होता है, ठीक है, और दोनों पार्टी बोलती है, स्पीकर रेसिपिएंट दोनों लोग बोलते हैं। तो अ डायलॉग इज अ टू वे कॉन्वर्जेशन बिटवीन पीपल, thus involving effective listening as well as speaking, aimed at understanding and responding to the other person's opinions on a particular communication message. Dialogue may involve opposing points of view. In several occasions, we may have to participate in or initiate such conversations, and hence it is important to know how to construct appropriate dialogues. For our dialogues to be effective, we must observe how people talk to each other, what words or phrases they use to provide information, how they ask questions, and how they convince others. तो जब हम, जैसे कि आपके एग्जाम में ही अगर आपको याद हो, मैंने उस दिन पेपर जो दिखाया था उसमें पैसेज के बेसिस पे एक डायलॉग राइटिंग भी आई थी, ठीक है। तो डायलॉग राइटिंग या तो अलग से क्वेश्चन आ जाएगा कि आप डायलॉग लिखिए, सिचुएशन दे दी जाएगी, या तो इसी तरह पैसेज बेस्ड रहेगा, जैसा कि लास्ट ईयर ओबी के पेपर में आपने देखा, जैसा कि मैंने थर्सडे को आपको दिखाया था। तो आपको डायलॉग कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है ना, कि जिससे ये लगे कि सच में दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है। पूरा ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि लाइव डायलॉग हो रहा है, उतना ही कन्विंसिंग होना चाहिए, उतना ही कन्विंसिंग होना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल वैसे ही डायलॉग लिखना है जैसे कि अगर एक्चुअल में अगर कोई बात कर रहा हो, आपस में कॉन्वर्जेशन हो रहा हो, तो जिस तरह से होगा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से आपको डायलॉग लिखना होता है, ठीक है। So written dialogues always maintain a narrative flow in a conversation if judiciously used. The dialogue should be written in such a way that the reader can discern the speaker's tone of voice and the state of mind. और डायलॉग इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, जो रीडर होता है, ताकि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसे समझ में आ जाए कि स्पीकर का क्या टोन है या क्या स्टेट ऑफ माइंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, भाई लिखने में कैसे पॉसिबल हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरली तो चलो अगर डायलॉग हो रहा है किसी के बीच में, आप समझ जाओगे किसकी क्या टोन है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है ना, कि टोन रूड है, कैसी है, या स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, हैप्पी है, सैड है, कैसा है, एंग्री है। बोलने में तो समझ में आ जाएगा ओरल कम्युनिकेशन में, लेकिन रिटन में कैसे समझ में आएगा। तो रिटन में क्या करते हैं हम, कि जब भी कोई इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स या मूवमेंट होता है, उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिससे कि जो रीडर को समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली स्पीकर का टोन कैसा है और स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। ओके, सो डायलॉग राइटिंग इज अ क्राफ्ट विच कैन बी लर्न वेरी इजिली। तो मेरे ख्याल से तो डायलॉग राइटिंग सबसे ही आसान है आपके सिलेबस में, तो यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट यू जस्ट नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल, सर्टेन रूल्स, ठीक है। Then one needs to be a close observer of human relationships as well as command over language to write good dialogues. तो डायलॉग लिखने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको एक आपको बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा ह्यूमन रिलेशनशिप का, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि किससे किस तरह बात करते हैं, है ना, किससे किस तरह बात करते हैं। जब आपको पता होगा, ठीक, तभी आप एक डायलॉग लिख पाओगे अच्छे से। और ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ लैंग्वेज, तो आपका एक कमांड लैंग्वेज पे होना ज़रूरी है, so that you will be able to construct good dialogues. But basic level of dialogue writing is all about following certain codes of writing and keeping in mind that Grice's cooperative principle is followed. डायलॉग राइटिंग जो होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली एक रूल होता है, उसके बेसिस पे लिखा जाता है, ठीक है, उसे फॉलो करते हुए। और वो रोल दिया था, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड ग्राइस, एक ग्राइस नाम के एक आदमी थे, स्कॉलर थे, उन्होंने दिया था वो रूल्स जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ग्राइस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। अब think about a classroom situation when a teacher enters the classroom and starts a new topic
with few general questions addressed to the students. अब यहाँ पे आपको अज्यूम करिए, आप थोड़ा सोचिए क्लासरूम सिचुएशन के बारे में, जहाँ पे टीचर आती है क्लासरूम में, एंटर करती है और वो स्टार्ट करती है एक नया टॉपिक कुछ जनरल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, जो वो स्टूडेंट से पूछती है. Then students respond to the question and then the teacher sums up the discussion along with his or her point of view. फिर उसके क्वेश्चंस का जो है उसके क्वेश्चंस पे जो है वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है. और फिर द टीचर होता है वो सम अप करता है डिस्कशन, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए साथ में वो बताता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत, या मेरे अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है डायलॉग का, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी ने बोला है कुछ ना कुछ. नेक्स्ट इज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू and there you are asked questions on your subject, on general topics, on your strengths, your career plan, etc. अब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, और वहां पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट पे या जनरल टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स पे, आपकी वीकनेस पे, आपके करियर प्लान पे, आपके करियर ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस. तो ये भी एक तरह से डायलॉग है आपके बीच में और पैनलिस्ट के बीच में जो कि इंटरव्यू बोर्ड में है. सो इट इज अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द पैनलिस्ट इन द इंटरव्यू बोर्ड. देन एज यू फिनिश योर क्लासेस, two of you are discussing about going for a movie. It is also an example of dialogue. अब आप अपनी क्लासेस जैसे ही फिनिश करते हो, है ना, आप में से कोई दो बच्चा ऐसा है जो कि एक मूवी के बारे में, आप लोग को मूवी के लिए जाना है और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो. तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल है डायलॉग का, क्योंकि यहाँ पे दो लोग के बीच में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रही है. नाउ सपोज द प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशन has visited India and is engaging with some bilateral treaties with the Indian counterpart. Then it can be possible through dialogues. अब सपोज जैसे अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, कोविड है, ये है वो है ना, वरना पहले क्या हुआ करता था कि रिपब्लिक डे पे या और भी वैसे भी बहुत सारे बाहर के कंट्रीज के प्रेसिडेंट आते थे, पीएम आते थे, फाइनेंस मिनिस्टर आते थे, और भी ऐसी हायर अथॉरिटीज आते थे, वाइस वर्सा इंडिया से भी लोग बाहर जाया करते थे, है ना. तो जब वो लोग आते जाते हैं, है ना, तो वो लोग कुछ ट्रीटीज साइन करते हैं, है ना, बायलैटरल ट्रीटीज साइन करते हैं, ठीक है. तो ये भी पॉसिबल है, किस तरह से, डायलॉग के थ्रू ही पॉसिबल है. सो अगर हम डायलॉग को डिफाइन करें, ठीक है, तो इस तरह से कुछ डिफाइन कर सकते हैं. So dialogue can simply be defined as a form of oral communication when two or more people take turns to put their points of view along with non-verbal cues often to reach a conclusion. अब जो डायलॉग है वो बेसिकली एक क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है. ओरल कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग टर्न लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, ठीक है. और डायलॉग राइटिंग में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी लोग डिस्कशन में पार्ट लेते हैं वो बराबरी से बोलते हैं. जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक, तो सपोज दो लोग हैं, श्वेता और स्वाति, ठीक. तो अगर श्वेता 10 डायलॉग बोलेगी तो स्वाति भी 10 डायलॉग ही बोलेगी. ऐसा नहीं है कि श्वेता 10 बोलेगी और स्वाति सिर्फ 5 बोलकर आएगी, नहीं. एग्जाम में भी इन चीजों का आप लोग को ध्यान रखना होगा. और हमेशा ए बी फॉर्मेट में डायलॉग होते हैं, लिखे जाते हैं. पहले एक बोलता है फिर अगला बोलता है, फिर एक बोलता है फिर अगला बोलता है, फिर एक बोलता है फिर अगला बोलता है. ऐसा नहीं है कि एक बोलता है 10 लाइन बोल देगा फिर अगला जाके जवाब देगा, ऐसा नहीं होता. बराबरी से साथ साथ बोलना होता है, ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डायलॉग के लिए ये है कि ये तो मैंने शायद बताया आपको, कोई भी इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, फीलिंग्स है, मूवमेंट है, ये सारा ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है. और डायलॉग बिल्कुल एक रियल लाइफ डायलॉग दिखना चाहिए, है ना, लगना नहीं चाहिए कि मैनिपुलेटेड है, ठीक है. और डायलॉग राइटिंग में एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको वन वर्ड आंसर नहीं देना है. अगर कोई पूछ रहा है हाउ आर यू, तो आपको सिर्फ फाइन नहीं बोलना है, पूरा लिखना है.
ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर है यस और नो, लेकिन यस और नो में जवाब नहीं देना होता है, वन वर्ड आंसर नहीं देना होता डायलॉग में, आपको पूरा डायलॉग लिखना होता है। और डायलॉग राइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर देना है, वापस से सवाल नहीं पूछना है। ठीक, पहले आंसर दे दीजिए, फिर जो सवाल पूछना है पूछिए। लेकिन पता लगा अगला पूछ रहा है कि हाउ आर यू, आप पूछोगे कि वेयर आर यू लिविंग, नहीं, इस तरह से फ्लो ऑफ थॉट नहीं होता है, इस तरह से फ्लो ऑफ कॉन्वर्जेशन नहीं होता है, इट फेल्स। ऑलराइट, so dialogues are meant to be democratic in nature, where individuals get chance to have their say, unlike a monologue where a single person takes over the talking because of his or her privileged position and others are mere receptors of the communication process. तो डायलॉग्स जो है वो डेमोक्रेटिक है नेचर में, ठीक है, जहाँ पे जितने लोग भी होते हैं सबको चांस मिलता है अपनी बात बोलने का, अपनी बात रखने का। हालांकि मोनोलॉग में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे एक ही आदमी बोलता है, ठीक है, पूरा टाइम, क्योंकि उसकी कोई एक प्रिविलेज पोजीशन होती है। ठीक, डायलॉग कैन बी टर्म्ड एज अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Dialogue can be termed as a kind of interpersonal communication, which serves the function of establishing human relations, of making bondages, pacts, treaties, etc. Dialogue is not just about two people talking, but also about talking to reach a definite end. For example, the dialogues between two countries. हम ग्राइस के कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल, एक रूल, एक रेगुलेशन, एक प्रोटोकॉल है जिसे हम फॉलो करते हैं डायलॉग राइटिंग करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि उन स्कॉलर का नाम ग्राइस था, ठीक है, और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम क्या था, सिद्धांत जिसे कहते हैं, ठीक है, दिया था जिसे कहते हैं कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्राइस कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल, और इसी को हमें फॉलो करना होता है किसी तरह का भी डायलॉग लिखने से पहले। So, in the context of dialogue, it is to be remembered that when a dialogue is happening, it is usually on a topic or an idea and not disconnected remarks on random issues and ideas. तो डायलॉग की कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जाती है, और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब डायलॉग हो रहा है ना, तो बेसिकली ये किसी टॉपिक पे हो रहा होता है, किसी आइडिया पे हो रही होती है बात, ऐसे किसी भी रैंडम टॉपिक या रैंडम आइडिया या डिस्कनेक्टेड रिमार्क्स के बारे में नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, मार्केट प्लेस। अब जैसे मार्केट प्लेस में बहुत से लोग आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं, तो वो डायलॉग का एग्जाम्पल नहीं, वो डायलॉग का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत रैंडम बात हो रही है ना, रैंडम इश्यूज के बारे में बात हो रही है, डिस्कनेक्टेड बातें हो रही हैं, ठीक है ना। So when we talk about dialogue, it essentially signifies that there are certain codes which are followed as suggested by Christ. तो जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो ये ज़रूरी होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें कुछ कोड्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, जैसा कि हमें ग्राइस ने बताया है। So according to Grice, when the speakers or participants are getting involved in a particular conversation, then there has to be a direction to the whole conversation. तो ग्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्राइस के अकॉर्डिंग जो है, जब स्पीकर या जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जब वो इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन में, तो उस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन, उस पर्टिकुलर बातचीत का, डायलॉग का एक कोई डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में आप बात करोगे, कोई एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होता है पूरी कॉन्वर्जेशन का। Whenever a conversation is happening, we have to always respect certain rules about it to make it a successful one. और जब भी कोई भी कॉन्वर्जेशन हो रहा है तो हमेशा हमें रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। सो इट इज टर्म्ड बाय ग्राइस एज कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं रूल्स को जो है ग्राइस ने कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल का नाम दिया, जिसमें कि उसने प्रपोज किया है 4 रूल
कॉन्वर्जेशन के, ठीक है, इन विच ही प्रपोज्ड 4 मैक्सिम्स और रूल्स ऑफ कॉन्वर्जेशन. So Grice's cooperative principle, it has the following maxim or rules: maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance, maxim of manner. मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है. तो देखते हैं इसमें ग्राइस ने क्या बोला है. सो बाय मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी व्हाट ग्राइस मेंट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वी प्रोवाइड इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये था ग्राइस के अकॉर्डिंग कि वो इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशन के प्रोसेस में, ठीक है. According to Grice, we should neither provide nor contribute more information than what is needed for the current conversation, nor should we provide less conversation than what is needed for a successful conversation. तो Grice के according हम जो भी information provide कर रहे हैं, ठीक है, conversation के लिए, तो ना तो हमें बहुत ज्यादा information provide करनी है, ठीक है, ना ही कम करनी है इंफॉर्मेशन. हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है जितनी जो कॉन्वर्जेशन चल रहा है अभी, करंट कॉन्वर्जेशन है, उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो ना ज्यादा ना कम, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी की जरूरत है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें देनी है. फिर आते हैं अगले मैक्सिम या अगले रूल पे, जैसे कहते हैं मैक्सिम ऑफ क्वालिटी. सो मैक्सिम ऑफ क्वालिटी is that ethical part of the conversation where we should neither say what we believe to be false and nor should we say something about which we lack adequate evidence. In other words, we should always base our statements on evidence and shouldn't say something just because we think it can be like that. अब maximum of quality की बात करते हैं. तो मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें किसी भी डायलॉग में, किसी भी कॉन्वर्जेशन में हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए जो हमारे हिसाब से सही या गलत है, या जिसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, हमें प्रूफ नहीं पता है, ठीक है. तो हमें हमेशा वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वही बात करनी चाहिए जो जिसका हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, ठीक है. हम सिर्फ इसलिए नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है, हम इसलिए वो बात बोलेंगे क्योंकि वो वैसा सच में है, ठीक है. तो पर्सनल बायसनेस पे चीजें नहीं बेस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन. फिर आता है मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस या रूल ऑफ रेलेवेंस पे, जो कि है हमारा थर्ड मैक्सिम. सो द मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस रिफर्स टू द फैक्ट दैट व्हेन वी आर कन्वर्सिंग वी शुड कीप इन माइंड never to speak anything that is not part of the conversation, ठीक है. तो मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस ये बोलता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा अपने ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है. हमें वही बात करनी है जो कॉन्वर्जेशन का पार्ट है और उस टॉपिक के बारे में ही हमें बात करनी जो टॉपिक चल रहा है. ऐसा नहीं टॉपिक चल रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे या नेशनलाइज्ड बैंक पे और आप कुछ और बात करना वहां पे शुरू कर दिया. जिस टॉपिक पे बात हो रही है वही टॉपिक पे बात करेंगे, कोई भी इररिलेवेंट टॉपिक नहीं लेंगे सीट कर. सो इन अदर वर्ड्स वी शुड बी रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट सो दैट द कॉन्वर्जेशन बिकम्स अ मीनिंगफुल. सो हमें क्या करना है कि हमें रेलेवेंट होना है और टू द पॉइंट बोलना है, ताकि जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है वो एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन हो और वो फेलियर ना हो. फिर आते हैं लास्ट रूल, लास्ट मैक्सिम, जो कि है मैक्सिम ऑफ मैनर. सो बाय मैक्सिम ऑफ मैनर ग्राइस मेंट दैट वी शुड अवॉइड obscurity of expression, avoid ambiguity and be brief and orderly. That is, we should be short, systematic and simple in our expressions so that the person in front of me gets the thing directly and has no problem in comprehending whatever I am saying. So maximum of manner के according ग्राइस का ये मतलब था कि हमें कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं बोलनी है, ठीक है. ऐसी हमें कोई बात नहीं करनी है कि सामने वाले को ये लगे कि धुंधलापन है एक्सप्रेशन में,
ठीक है, सामने वाले को परेशानी हो समझने में। ठीक, तो हमें अपनी बात शॉर्ट में, ब्रीफ में, सिस्टमैटिक तरीके में और सिंपल तरह से बोलनी चाहिए, ताकि जो हम बता रहे हैं, जो हम बात बोल रहे हैं, वो सामने वाले को बिना किसी परेशानी के समझ में आ जाए। अब आपने पता लगा बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए, शशि थरूर टाइप्स, ठीक है, और सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको हमेशा जो रिसीवर होता है ना, आपको उसके हिसाब से हमेशा कॉन्वर्सेशन करना होता है। ठीक है, यू हैव टू स्टेप योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ द रिसीवर। ठीक है, आपको कंसिडर करना पड़ता है रिसीवर को कि आप जो बोल रहे हैं उसे समझ में आए। ठीक है ना, तो ये था ग्राइसिस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब देखते हैं कुछ डायलॉग राइटिंग के एग्जांपल्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि सचिन और सौरभ हैं, वो चारों मैक्सिम्स फॉलो करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि वो कैसे डायलॉग होंगे उनके। तो सचिन बोलता है, हाय व्हाट्स अप, वेयर वर यू फॉर सो लॉन्ग। ठीक, आप देखिए सौरभ रिप्लाई करता है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था ए बी फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं सिर्फ सचिन 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 आ जाएगा फिर एंड में आ जाएगा सौरभ, ऐसा नहीं है, बराबरी से आता है। ठीक है ना, सचिन ने अब अपना पार्ट बोली, अब उसकी आएगी सौरभ की टर्न। अब इसने क्वेश्चंस पूछे ना, ये आंसर देगा पहले, फिर सवाल पूछेगा। ठीक है, सौरभ, हेलो, आई वॉज इन बॉम्बे, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग। देन सचिन अगेन takes his turn. I'm doing well. I'm presently working in a call center in Gurgaon. And what about you? Saurav, I was working in an ad agency in Bombay, left it, and I'm searching for a job here. Sachin, okay, take my number. Be in contact. I am in a hurry now. Have to go. Do drop into my place in the weekend. Saurav, surely I will. See you then. Take care. Sachin says, take care. Bye. Then Saurav says, bye. अब देखिए, ये सिर्फ सैंपल के लिए था, आपके पास एग्जाम्पल के लिए था, इसीलिए जो है 8 डायलॉग में खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन जो एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, है ना, वहां पे थोड़ा वर्ड लिमिट देख लेंगे, कितनी वर्ड लिमिट पूछी गई है, उसके हिसाब से वहां पे लिखना होगा आंसर। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, बाकी 1 घंटा आपको अलग से मिलता है आंसर शीट अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में आप इतने पैनिक उसमें आ जाते हो ना, इतना पैनिक हो जाता है एग्जाम में कि वहां पे समझ में नहीं आता, वहां पे आप गिनती भी सही नहीं कर पाओगे, फिर काउंटिंग भी सही नहीं होती, 1 2 3 भी ठीक से नहीं हो पाता है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि A4 शीट जो है पेपर लेंगे, ठीक, और न्यूज़पेपर से कोई एडिटोरियल उठाएंगे और लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से लिखेंगे कि हर एक लाइन में इक्वल वर्ड, लाइन 1 में अगर 7 वर्ड लिखा है, लाइन 2 में भी 7 वर्ड, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलेंगे, उससे ना आपको काउंटिंग में आसानी होगी। ठीक, जब लिख लेंगे ना एडिटोरियल, फिर एंड में गिनेंगे वर्ड्स आप कितने वर्ड हुए। ठीक, फिर आपको एक तरह से अंदाजा लग जाएगा कि अगर A4 शीट में अगर एक लाइन में इतने वर्ड लिखे जाएं और इतनी लाइन लिखी जाए तो आपके इतने वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। ठीक, सपोज एक एडिटोरियल हो गया और वर्ड लिमिट कम पड़ गई, भाई एग्जाम में 500 से 800 वर्ड आते हैं। ठीक है, तो आप कुछ और लिखो साथ में ताकि आप उस रेंज तक पहुंचा दो, इससे ना आपको एग्जाम में बहुत आसानी मिल जाएगा। ये बहुत ही फ्रूटफुल मेथड है, स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है और इससे उन्हें काफी हेल्प भी मिली है। बिकॉज ना एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में 1 2 3 करने से अच्छा है कि आप इस तरह से पहले से एक प्रैक्टिस कर लो, उससे आपको काफी फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहाँ तो हमने देखा था कि सचिन और सौरभ ने जो है वो 4 मैक्सिम फॉलो करा था, वो 4 रूल्स फॉलो करा था। अब यहाँ पे देखते हैं जब रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। सचिन, हाय व्हाट्स अप, where were you from so many days? Saurabh replies, hi, I was not in Delhi. Sachin, how are you doing? Saurabh replies, do you know any ad agency here? अब देखिए,
यहाँ पे इसने क्वेश्चन किया तो यहाँ पे तो इससे जवाब देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वापस से क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। मैंने आपसे बताया था ना ये बात कि क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पहले आंसर देंगे फिर सवाल पूछेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था। देखिए इसने पूछा था, इसने पहले आंसर दिया फिर इसने अगला सवाल रखा, ठीक, ये सही तरीका है ना? लेकिन ये गलत तरीका है कि पहले आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो वापस से फिर से आप फायर बैक कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये पूछता है क्या, डू यू नो एनी एड एजेंसी है। सचिन बोलता है नो, बाय। देन सौरभ सेज फॉरगेट इट। अब यहाँ पर ऐसे जवाब देना चाहिए था, ठीक, कि भाई क्यों पूछ रहा है वो। अब यहाँ पे क्या बोलता है, भूल जाओ। तो दिस इज अ रॉन्ग वे, मैक्सिमम ऑफ मैनर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको रूड नहीं होना है, पोलाइट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है। देन सचिन, लेट्स गो टू हैव अ कॉफी। देन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है सौरभ, वेयर आर यू स्टोइंग। अब उससे बोलना चाहिए कि भाई कॉफी के लिए चलना है नहीं चलना है। यहाँ पे क्या है, वो पूछ रहा है, उल्टा सवाल पूछ रहा है कि कहाँ पे तुम रहते हो, ठीक। तो ये इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करना है। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए मैं ये एग्जाम्पल शो कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। देन सचिन, फीलिंग डिस्गस्टेड। अब देखिए फीलिंग डिस्गस्टेड, फीलिंग है ये कोई, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फीलिंग, इमोशंस, एक्सप्रेशंस और मूवमेंट, ये सारी चीजें ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक। देखिए ये ब्रैकेट में आ गया है, ठीक है ना। नियर बाय, आई एम इन हरी, सी यू, बाय, ये भी बोलता है बाय, ठीक। ये था गलत तरीका। सो जब भी डायलॉग लिखेंगे तो कुछ चीजों को दिमाग में रखेंगे हमेशा, ठीक। देखते हैं वो क्या चीजें हैं। सो इन एनी कॉन्वर्जेशन each individual does not speak for a long time. किसी भी कॉन्वर्जेशन में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि वो 10 लाइन बोलेगा उसके बाद फिर अगला आदमी बोलेगा, नहीं, छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं। अब छोटे डायलॉग का मतलब नहीं है कि 4 ही वर्ड में वाइंड अप कर दिया, ओके बाय थैंक्स टेक केयर, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। सो इन एनी कॉन्वर्जेशन each individual does not speak for a long time but speaks for a short while and then gives the other people a chance to speak. तो इसमें हमेशा पहले एक बोलता है फिर अगले को चांस मिलता है फिर अगला बोलता है, इस तरह से कॉन्वर्सेशन चलता है, ठीक है। सो इट इज टू बी केप्ट इन माइंड टू राइट शॉर्ट सेंटेंस। अब जैसा कि मैंने बोला शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब नहीं है कि 4 वर्ड में सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से काम करेंगे। डायलॉग राइटिंग शुड बी सिमिलर टू व्हाट यू टू द वे यू स्पीक। तो जैसा कि मैंने बताया कि डायलॉग कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिससे आपको ऐसा लगे पढ़ने वाले को कि सच में डायलॉग हो रहा है, इसलिए इट शुड बी सिमिलर टू द वे यू स्पीक। तो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे कि आप बोलते हो। Dialogues have to have 3 distinct parts: welcoming, main conversation and saying goodbye. So keep that in mind while writing dialogues. तो जैसा कि लेटर राइटिंग में होता है ऐसे राइटिंग में होता है, तो ठीक इसी तरह डायलॉग राइटिंग में भी होता है। 3 पार्ट्स होता है इसमें, वेलकमिंग होता है, मेन कॉन्वर्जेशन होता है, देन सेइंग गुड बाय। और ये आपको दिमाग में रखना है ये बात। फिर डायलॉग शुड बी कॉन्वर्जेशनल इन टोन। डायलॉग पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि भाई कॉन्वर्जेशन हो रहा है, इसका कॉन्वर्जेशनल टोन होनी चाहिए। सो देयरफॉर इट शुड फॉलो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो डायलॉग भले ही आप लिख रहे हो, राइटिंग में कर रहे हो, रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में कर रहे हो, लेकिन इसको में सारे फीचर्स होने चाहिए जो ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं, ठीक है। और वो फीचर्स कैसे हो सकते हैं, वो इसी तरह हो सकते हैं कि आप जो है कोई इमोशंस है, फीलिंग्स है ना, एक्सप्रेशन है, वो सब आप ब्रैकेट में लिखोगे ताकि पूरी फीलिंग आ जाए कि डायलॉग एक्चुअल में हो रहा है। क्योंकि देखिए ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपके जेस्चर से, आपके मूवमेंट से, है ना, बातचीत के तरीके से और टोन से सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन रिटन में कैसे, रिटन में भी सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा कि टोन अगर कैसी है, रूड है तो रूड को आपको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। सो while writing dialogues keep in mind that you are speaking and not writing। तो डायलॉग लिखते टाइम ये चीज ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप बोल रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं। हालांकि आप लिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपको वो सारी चीजें इंक्लूड करनी है जो ओरल कम्युनिकेशन में होती है, और जब आप बोल रहे होंगे तो वो चीजें होंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट इन विच द डायलॉग इज हैपनिंग। The context of the dialogue matters
as two people conversing in a formal atmosphere would converse in a very different way than in a casual meeting. तो आपको हमेशा context याद रखना है, किस context में dialogue हो रहा है. The context जो है वो matter करता है, क्योंकि इससे समझ में आ जाता है कि भाई क्या फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल एटमॉस्फेयर है, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर है, फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है या इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, कैजुअल मीटिंग है या नॉर्मल एक चिट चैट है, क्या है. Then, so the setting would decide what kind of conversation would be. So it is better to write and brief the setting of the dialogue before writing the conversation. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप dialogue writing actually start करने से पहले आप एक setting दे दो कि exactly किस setting में dialogue हो रहा है, और ये भी आप bracket में लिखो. ठीक है. So whenever you speak, the non-verbal cues such as facial expressions, body movements, space between the people, eye contact, tone and pitch of your speech go along with it. ठीक है. जब आप बोलते हो कभी, है ना, तो नॉन वर्बल क्यूज जो हमने पढ़ा था, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी मूवमेंट है, स्पेस जो है आपकी लोगों के साथ कितनी है, आई कांटेक्ट, टोन आपका, पिच आपका, है ना, ये सब रहता है. तो the way to emphasize on non-verbal cues in dialogue writing is to put the non-verbal cues in brackets or parentheses so that the reader knows with what intention the speaker had said it. तो जैसा कि मैंने बताया, तो ये सारे non-verbal cues जो हैं आपको written में सब कुछ ब्रैकेट में कर देना पड़ेगा, जिससे कि स्पीकर को समझ में आ जाएगा, रीडर को समझ में आएगा कि किस इंटेंशन से चीजें बोली गई हैं. ठीक है. फिर से वापस उन डायलॉग्स पर जाते हैं सचिन और सौरभ के सारे रूल्स फॉलो करते हुए, सारे फीचर्स डायलॉग राइटिंग के फॉलो करते हुए, जिसमें कि आपका सेटिंग है, सब कुछ आ जाएगा. ठीक है. सबसे पहले सेटिंग करके लिखते हैं, ये भी ब्रैकेट में आएगा जैसा कि मैंने बताया था आपको. तो सचिन एंड सौरभ हु आर ओल्ड फ्रेंड्स but haven't been in touch with each other for a long time have accidentally met on a road while both of them are in hurry. अब ये है सेटिंग आपकी कि जो सचिन और सौरभ हैं वो बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, बट बहुत टाइम से दोनों एक दूसरे के टच में नहीं थे. अब यहाँ पे वो एक्सीडेंटली मिले हैं रोड पे और दोनों की ही जो है वो जल्दी में है. सचिन सरप्राइज्ड. अब देखिए सरप्राइज है, आप लिखने में दिखा तो नहीं सकते सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, क्या है, तो आप लिख के बताओगे यहाँ पे ब्रैकेट में वो भी. ठीक है. सचिन सरप्राइज्ड, हाय व्हाट्स अप, वेयर वर यू फॉर सो मेनी डेज. फिर सौरभ एक्सटेंडिंग हिज राइट हैंड फॉर हैंडशेक. ठीक है. अब देखिए ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है ना इसका, जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी फीलिंग, इमोशन, एक्सप्रेशन और मूवमेंट ये सारे ब्रैकेट में आ जाएंगे. ठीक. हेलो, आई वॉज इन बॉम्बे, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग. अब देखिए यहाँ पे इसने पहले जवाब दिया, फिर ये आगे क्वेश्चन पूछ रहा. ठीक. देन बोथ ऑफ देम शेक हैंड्स, ये भी मूवमेंट हो रहा है. ठीक. तो इसलिए ब्रैकेट में आ जाएगा. देन सचिन इन अ कॉर्डियल टोन. अब सचिन जो है वो एक कॉर्डियल टोन में, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली टोन में बात करता है. ठीक है. ये भी आपको मेंशन, क्योंकि आप लिख रहे हो ना, सामने वाले को नहीं पता आप किस टोन में बोल रहे हो, है ना, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिख देना है. सो सचिन इन अ कॉर्डियल टोन, आई एम डूइंग वेल, आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन अ कॉल सेंटर इन गुड़गांव, एंड व्हाट अबाउट यू. ठीक है. तो वो अपने बारे में बताता है, फिर वो पूछता है सौरभ के बारे में. फिर सौरभ अपने बारे में बोलता है, I was working in an ad agency in Bombay, left it, and I'm searching for a job here. फिर ये अपने बारे में सौरभ बताता है. सचिन in an inviting tone. अब देखिए inviting tone है, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा. ठीक. Okay. Take my number. Be in contact. I am in a hurry now. Have to go. Do drop into my place in the weekend. Then सौरभ happily. देखिए happily भी feeling या emotion है, ये भी आपका ब्रैकेट में आ जाएगा. Surely I will. See you then. Take care. Then Sachin says, take care. Bye. Saurabh says, bye. ठीक है. तो ये एक्चुअली तरीका है, सही तरीका डायलॉग लिखने का. आपने देखा होगा यहाँ पे सारे फीचर्स डायलॉग राइटिंग के हैं, सारे मैक्सिम्स फॉलो हुए हैं. बस एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि 8 सेंटेंस में डायलॉग नहीं निपटाएंगे. वर्ड लिमिट चेक कर लेंगे कितनी है, उस हिसाब से काम करेंगे. वर्ड लिमिट को पहले से ही तैयार रखने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया. एडिटोरियल को A4 शीट पेपर में लिखिए और गिनिए कितनी लाइन में अगर कितने वर्ड्स लिखे जाएं तो आपका इतने वर्ड्स कवर हो जाएंगे. ठीक है. और ये बहुत ही अच्छा तरीका है. फिर अगला डायलॉग देखते हैं. इसमें भी हमने सारे रूल्स फॉलो करे हैं. ठीक है. अब डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन
after the results of semester end examination are declared where the son hasn't felt so well. अब यहाँ पे डायलॉग किसमें है, एक फादर और एक सन के बीच में है, जब रिजल्ट्स जो है आ गए हैं सेमेस्टर एंड एग्जाम के, और जहाँ पे जो सन है उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, ठीक। अब सेटिंग क्या है ये देखिए, ब्रैकेट में आ गई है। द सन रिंग्स द डोर बेल, द फादर हु वाज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम विथ न्यूज़पेपर opens the door and sees the son with a sad face and standing on the door. The father in an astonishing tone, अब देखिए यहाँ पर भी टोन जो है वो ब्रैकेट में आ गई है, ठीक, क्योंकि लिखने में नहीं समझ में आ रहा है ना कैसे टोन में बात हो रही है, इसीलिए इसे ब्रैकेट में कर देंगे, तो इससे बिल्कुल पूरी फीलिंग आ जाएगी कि एक्चुअली कोई कॉन्वर्सेशन ओरल फॉर्म में हो रहा है। What happened? Why are you so sad? Then the son replies, has an eye contact with the father and enters the drawing room and sits on the sofa and takes a deep breath. अब यहाँ पे देखिए पूरा मूवमेंट हो रहा है ना, इसलिए ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। Dad, my results are out. The father, so how did you do? You said your political science paper didn't go well. The son, he replies, that was expected, Dad, but I didn't do well in English too. The father, show me your award sheet. The son takes out a printout of the award sheet and hands it over to the father. अब यहाँ पे भी देखिए मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। Here it is. The father, after having a look at the award sheet, places it on the center table. अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। Okay, so you have barely managed to pass this semester. Do you think this way you will be able to make anywhere in life? The son, in a regretting tone with his eyes glued to the floor. ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। No, Dad. The father, anyway, if you feel that you have got unjustified marks in any paper, then give it for revaluation immediately and make sure that you fetch better marks next semester. Go and have your lunch. The son stands up, looks at Dad. देखिए ये भी मूवमेंट हो रहा है ना, इसलिए ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। Sorry, Dad. The father, say sorry to yourself, not to me. It's your life. ठीक है, तो this is how you write dialogue. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आप लोग को। सो यहाँ पर है डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर, जो कि फीमेल कस्टमर है, एंड अ सेल्स बॉय इन अ मोबाइल स्टोर, ठीक है। So the customer enters the store and starts looking at the handsets on display. ये setting है, ठीक, ये bracket में आ जाएगा। The sales boy, hello ma'am, can I help you? The customer, yes, I am looking for a mobile phone. The sales boy, any particular brand ma'am? The customer, no, but its sound quality should be good and it should have good front and back cameras. The sales boy, ma'am, I can show you 2 handsets which I think will suit your need. The customer, my budget is 15,000. The sales boy, yes ma'am, both the mobile sets are under 15,000. The customer, eagerly. अब eagerness आप कैसे शो करोगे रिटर्न में? Obviously आप ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। So the customer eagerly, okay, show them. The sales boy takes out 2 phones from display and picks up. Ma'am, this is a good phone. It has 13 megapixel back and 5 megapixel front camera and it is for 14,700. The customer, again brackets में, because ये भी एक movement हो रहा है, ठीक है, takes the handset from the sales boy and weighs it in her palm and opens the camera and looks around the shop to have a view with the front camera. The sales boy, ma'am, this handset also has a flashlight with a front camera. The customer, okay, what about the other handset? The sales boy, it's a different brand. All features are more or less the same.
except that this handset does not have a flashlight for selfies. The customer. And the price? The sales boy. Almost the same, ma'am. 14,300. The customer takes the other handset from the sales boy, looks at it closely while the sales boy eagerly waits for the next query. ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये एक्चुअल कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं है, ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. दिस विल अगेन कम इन ब्रैकेट्स. सो आर दे द फाइनल ऑफर प्राइस? The sales boy. For which set, ma'am? The customer. For the first one. The sales boy. I can make it 14,500 and arrange for a free screen guard. The customer. Okay. I will think about it and get back to you. Thanks. The sales boy. Thank you, ma'am. Keep the card of our shop. If you have any further query, you can call us. The customer takes the card. ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा. ठीक. Thanks. So आपने देखा होगा कि इन तीनों डायलॉग में सारे फीचर्स ओरल कम्युनिकेशन के और सारे फीचर्स रूल्स और प्रोटोकॉल्स डायलॉग राइटिंग के फॉलो किए गए हैं. ठीक, इसी तरह आपको करना है. ठीक है. अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कैसे करना है. बाकी अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, सपोज किसी यहाँ पे तो चलो डायरेक्ट बात हो गई थी कि इन ब्लॉग के बीच में डायलॉग लिखना है. ठीक है. लेकिन जैसा कि लास्ट ईयर का ओबी था, मैंने पेपर शो कराई था आपको, देखा ही था आपने कि कॉन्वर्सेशन हुआ है, पैसेज के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए. तो वो एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको रूल्स पता है, इसी रूल्स के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर लेंगे. घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है. चीजें आपको पता ही है कैसे लिखना है ना. तो वैसे भी कोई भी क्वेश्चन पेपर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, गेस नहीं मार सकता इस केस में, है ना. तो पैसेज बेस्ड आता है तो भी कोई बात नहीं, पैसेज में सब कुछ दिया, उसके हिसाब से आप डायलॉग्स बना लेना. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है आपका ग्रुप डिस्कशन. पहले मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ ना, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. मोनोलॉग डायलॉग हो गया है हमारे यूनिट 3 में. ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन हो गया है. ठीक, अगर आपको याद हो तो मैंने जो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, डूज एंड डोंट, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन का ही पार्ट था. ठीक है. और आपका बचा है ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच. ठीक, ग्रुप डिस्कशन में अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ, सिर्फ इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच बचेगा आपका. ठीक है ना. ग्रुप डिस्कशन पे आती हूँ मैं. ग्रुप डिस्कशन पे आते हैं. ठीक है. तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले होता है बेटा. ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि कैट होता है एमबीए में ना, रिटन एग्जाम के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है. ठीक. और इसी तरह बैंक में भी एसबीआई वाले कंडक्ट करवाते हैं ग्रुप डिस्कशन, एंड यू नेवर नो कि बाकी बैंक्स भी कब ग्रुप डिस्कशन अपने सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड कर लें. ठीक है. तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है बेसिकली कि वहाँ पे भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है ऑन द स्पॉट, 5 मिनट दिए जाते हैं पॉइंट्स जॉट आउट करने के लिए. उसके बाद एक ग्रुप में कम से कम 12-15 लोग होते हैं और आपको एक टॉपिक के बीच में डिस्कशन करना होता है, एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना होता है. जो टॉपिक देता है वो पीछे चला जाता है बैक स्टेज, वो सुनता है, देखता है आप लोग को, आप लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक. वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में सारी मोटी मोटी बताने से पहले बातें मैं आपको कुछ जो बातें हैं, कुछ जो इन पीपीटी में नहीं है, जो पर्सनल लेवल पे है बातें, वो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक है समझ लीजिए. ठीक. तो सबसे पहले तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है, जैसे डिबेट में नहीं हम करते हैं फॉर या अगेंस्ट. ठीक है. तो ठीक उसी तरह हमें ग्रुप डिस्कशन में भी एक स्टैंड लेना पड़ता है. ठीक, एक ही स्टैंड लेना पड़ता है. अगर फॉर है तो फॉर बोलेंगे, अगेंस्ट है तो अगेंस्ट बोलेंगे. ठीक. अब फॉर और अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है कि अगला बंदा अगर आपके और उसके व्यूज अगर अलग हैं तो आप उसके साथ वहां लड़ाई नहीं करेंगे. नहीं, आई डिसएग्री विथ यू, इस तरह से नहीं बोलना होता है. ठीक है. आपको थोड़ा पोलाइटली बोलना होता है, टैक्टफुली काम करना पड़ता है. वहां पे आपको बोलना होता है यस यू माइट बी राइट इन योर वे बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज दिस. ठीक है. फिर आपको इस तरह से आपको टैक्टफुली और पोलाइटली बोलना होता है वहां पे.
वहाँ पे लड़ना नहीं होता है। अगर किसी की बात नहीं पसंद आ रही है तो भी एक्सप्रेशंस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भी वहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग वो आपकी नॉलेज तो टेस्ट कर ही रहे हैं, है ना, कि आपको कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, है ना। और साथ ही साथ वो आपका इमोशनल क्वेश्चन भी चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और आप एज अ लीडर कैसे हैं और आपके अंदर टीम स्पिरिट है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज जब वो आपको अपॉइंट करेंगे तो भाई ये सारी चीजें तो फिर आपकी जितने ट्रेट्स हैं, ये सारे पर्सनैलिटी के, ये सारी चीजें तो सामने आएंगे ना उन लोगों के, ठीक है। तो वो कभी भी किसी डिफॉल्टर को नहीं अपॉइंट करेंगे, नहीं सिलेक्शन करेंगे उसका, ठीक। वैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे ये पता लगता है कौन लीडर है। जैसे जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो बिगिन करता है, जो स्टार्ट करता है ग्रुप डिस्कशन को, वो लीडर होता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं आपके लिए कि आपने सपोज आपने डिस्कशन स्टार्ट किया, ठीक, और फिर आप चुप हो गए, फिर आपने पूरे डिस्कशन में कुछ बोला ही नहीं, तो फिर आप लीडर नहीं हो गए, फिर आपको लीडर नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर आप थ्रू आउट बोलते रहोगे ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है ना, तो आपको लीडर बोला जाएगा। और जब भी आप बोल रहे हो तो अगले को मौका देना है। आप ऐसा नहीं पता लगा खुद ही बोले पड़े, फिर तो सब लोग सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा ही डोमिनेटिंग है, बड़ा ही अथॉरिटेटिव है, इसको तो बिल्कुल नहीं लेना है। समझ रहे हैं बात। तो बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है आपको, ठीक। और वहां पे पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं बनना होता है कि पता लगा सब लोग बोल रहे हैं, आप बीच में कह रहे हो यस 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 आई एग्री। नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना होता है बेटा। वहां पे आप वो देख रहे हैं, आपका नॉलेज वो चेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है, बिकॉज वो पूरा ग्रुप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पता लगा कि आप अपने पॉइंट रखने के चक्कर में आपने आवाज तेज कर दी, अग्नि ने भी तेज कर दी, हो गई लड़ाई और पूरा ग्रुप हो गया डिस्क्वालीफाई, किसी को मौका नहीं दिया जाता है। और ऐसे केसेस हुए हैं, मजाक की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं, ठीक है। अब एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, कैसे हो सकता है। तो जैसे कि आपने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, है ना, पैसेज था, फिर उसके बाद पब्लिक स्पीच था, इंटरव्यू था, डायलॉग राइटिंग था, रिपोर्ट राइटिंग था, लेटर राइटिंग था। समझ लीजिए इसी पे अगर कोई ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दे दिया जाए, है ना, कि आपको डिस्कस करना है, 5 लोग हैं ग्रुप में और आपको डिस्कस करना है ये टॉपिक कि ऑनलाइन क्लास ज्यादा अच्छी है कि ऑफलाइन क्लास ज्यादा अच्छी, ठीक। तो आपको फिर हर एक का स्टैंड लिखना पड़ेगा। ये भी एक तरह से डायलॉग राइटिंग ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे कई सारे लोग भी होंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे एक काम की बात हो रही होगी, हर एक का स्टैंड डिफरेंट होगा, एक फ्लो होगा, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन में जो भी लीडर होता है वो एंड में बात को कंक्लूड कर देता है, कंक्लूड करता है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे काफी काम आएगा आपका ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज आजकल मैक्सिमम एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जॉब सिलेक्शन के लिए ग्रुप डिस्कशन एक स्टेज रख दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। रिटर्न के बाद ग्रुप डिस्कशन वो लोग करवाते हैं, फिर उसमें से छटाई होती है, फिर आगे जाते हैं इंटरव्यू में वो लोग, तभी कॉल करते हैं। स्पेशली MBA करना है या SBI वगैरह में है ऐसा, और अभी RBI में भी है शायद ऐसा, नाबार्ड में भी है, और IBPS सारे बैंक और नेशनलाइज, वहाँ पे भी ये रूल कभी भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल भी देखी जाती है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, कैसे बातचीत होती है आपके किसी टॉपिक पे, है ना। और आप अपने व्यू के साथ कैसे दूसरों के व्यू भी आप कैसे मैनेज करते हो। अगर सपोज अगर आपका कंपनी में किसी अपॉइंटमेंट हो जाता है, किसी बैंक में हो जाता है, तो भाई आप जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं सबका अपना अलग अलग व्यू पॉइंट होगा, अलग पर्सपेक्टिव होगा, है, अलग अलग सबके व्यूज होंगे, ठीक है। तो आप कैसे सबके व्यूज को आप कैसे अकोमोडेट करते हो, कैसे मैनेज करते हो, ये भी देखा जाता है, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन इज अ सिग्निफिकेंट डिवाइस टू टेस्ट द कम्युनिकेशन स्किल्स and the leadership qualities of applicants as well as how well one can manage others view। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी और आप कैसे मैनेज करते हैं दूसरे का व्यू, ये चेक किया जाता है ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। इन अ GD, in a group discussion, the candidates are observed in action and thus it is a very significant way to figure out the strengths and weaknesses of the candidates। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स एक्शन में देखे जाते हैं कि भाई वो बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं या कामली रिएक्ट कर रहे हैं ना। तो इससे आपकी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी
वो सामने आ जाएगी बिना कुछ आपके बोले। वहां पे बिना कुछ आप जाओगे कहोगे कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप ग्रुप डिस्कशन में ऑलरेडी दिखा चुके हो, शो कर चुके हो, ठीक है। So the following are the aspects that the participant of a group discussion should keep in mind. कुछ aspects हैं जो participant होगा group discussion का, उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपको इनिशिएटिव लेना होता है, ठीक है। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक डायरेक्शन दे सको पूरे कॉन्वर्जेशन को, आपको पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलना होता है। और लीडर हैं आप तो स्पीकिंग तो होगा ही, आपका स्पीकिंग स्किल तो होगा ही, लिसनिंग स्किल भी होना चाहिए, आपको सुनना भी है सामने वाले को, और आपको गोल फुलफिलमेंट की तरफ आपको लीड करना है, ठीक है। सो द लीडरशिप क्वालिटीज कंसिस्ट ऑफ taking initiative, possessing ability to give direction, taking a group along, listening, leading towards goal fulfillment. Then knowledge of the subject matter. ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो टॉपिक डिस्कशन में है, जो किया जा रहा है, उसके बारे में आपको नॉलेज हो अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे आपकी नॉलेज भी देखी जाती है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्स ज़रूरी है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो सारी डिटेल्स को, ठीक है। फिर आता है एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो है डिस्कशन आपको करना है, फिर एग्जाम्पल देना है आपको, और फिर आपको लॉजिक देना है कि हाउ इफेक्टिवली आर द पॉइंट्स लिंक टू द सब्जेक्ट मैटर। तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ थॉट भी होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए। आपको कोर आइडियाज जो होंगे, जो मेन आइडियाज हैं, उन्हें आपको प्रेजेंट करना है, और जो नॉन कोर आइडियाज हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज हैं, उन्हें आपको छोड़ देना है, अबैंडन कर देना है। फिर कन्विक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो बिलीफ इन आर्गुमेंट पॉजिटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। तो आपके सामने जो भी आर्गुमेंट अगला रख रहा है, तो आपको उसे भी मानना चाहिए, ठीक है। उसे भी आपको पोलाइटली टेकअप करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए, और आपको अपने भी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, ठीक है। So in a group discussion, in most cases the participants would be eager to create the right initiative. It is true that the leader initiates the discussion, but along with speaking what you think on the given topic, it is also important to listen to what others have to say about the topic so that the discussion continues, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया है, कि लीडर जो है वो इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है डिस्कशन, लेकिन स्पीकिंग के साथ साथ क्या है ना कि आपको सुनना भी जरूरी होता है कि अगला क्या कहता है, टॉपिक क्या कहना चाहता है टॉपिक के बारे में, तभी डिस्कशन कंटिन्यू हो पाएगा। अगर आप अगले को मौका नहीं दोगे, फिर एक मोनोलॉग हो जाएगा वो, है ना। एंड इट इज नॉट दैट वन नीड्स टू बी ऑलवेज स्पीकिंग, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टू बी अ लीडर आपको हमेशा बोलना ही है, नहीं, आपको सुनना भी है। वन शुड say things in a clear, concise and straightforward manner, and then look for others' responses and opinions on your view, and if necessary ready to defend your point. तो आप जो भी कह रहे हो आपको क्लियर, कंसाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि अगले का क्या रिस्पॉन्स है, जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स है उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या ओपिनियन है आपके व्यू पे, और अगर जरूरत पड़े तो आपको अपना पॉइंट डिफेंड भी करना होता है, ठीक है। So in a GD, it is evident that there will be many views which will be diametrically opposite to each other. तो GD में ये अंडरस्टूड है कि भाई बहुत सारे व्यूज होंगे, जितने लोग हैं उतनी तरह के व्यूज होंगे, और सबके व्यू एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकते हैं। And the leader will be the one who will be able to comprehend these views together to come up with a possible direction for the discussion. और जो लीडर होगा बेसिकली वो जो है वो समझेगा ये व्यूज को सब साथ में रख के, और एक पॉसिबल डायरेक्शन देगा डिस्कशन को। So there may be some participants in a GD who are free, who are not so vocal as the rest. A leader would also ask for their opinion so as to make them a part of the discussion. तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से पैसिव पार्टिसिपेंट भी होंगे जो बोलेंगे नहीं, तो लीडर को उनसे भी उनका ओपिनियन पूछना पड़ेगा, उनसे भी, ताकि वो भी उसे भी वो डिस्कशन का पार्ट बनाए। In other words, a leader's role in a GD is to control the discussion and give it a direction by accommodating others' views and reach conclusion. तो कह सकते हैं कि लीडर का रोल ये है जीडी में कि वो डिस्कशन को पूरे कंट्रोल करे और एक डायरेक्शन दे, सबके व्यूज को अकोमोडेट करके, ठीक है, ताकि एक
कंक्लूजन से ही पहुंचो। ओके देन, विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।